Assalamu alaikum dear students. This is Professor Dr. Naveed Rab Siddiqui, Associate Professor, Government Degree Science College, लियाकताबाद, कराची। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी का, और इस टॉपिक का नाम है एवोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन के बारे में बहुत से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स लोगों ने पेश किए। आइए पहले देखते हैं कि लोगों ने इसके बारे में क्या क्या कहा। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि एवोल्यूशन एक सिलसिलेवार तब्दीली है, एक ग्रेजुअल चेंज है जो न सिर्फ ऑर्गेनिजम्स में, जिनमें एनिमल्स भी शामिल हैं, इनमें प्लांट्स भी शामिल हैं और इनमें अर्थ भी शामिल है। अब ये सोचने वाली बात है कि एवोल्यूशन का प्रोसेस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हद तक ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, मटेरियल्स भी शामिल हैं, जैसे कि अर्थ। अब आप लोगों को याद होगा, अगर अर्थ के हवाले से मैं बात करूँ मज़ीद, क्योंकि इसका जिक्र आपकी बुक में भी किया है कि एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, उसके बारे में भी मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए गए, जैसे आपने बिग बैंग थ्योरी, डस्ट क्लाउड हाइपोथेसिस वगैरह का नाम सुना होगा कि ज़मीन भी जो है ना वो दर्जा बदर्जा ग्रेजुअली चेंजेस का शिकार हुई, और इसके अंदर वो चेंजेस एक वक्त तक ऐसी फेवरेबल डेवलप हो गई जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर पैदा होना शुरू हुए, और होते होते यानी लिविंग थिंग या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बुनियाद, जिसको कि हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, वो सबसे पहले यहाँ पर डेवलप हुई। एवोल्यूशन के बारे में जैसे मैंने भी आपसे जिक्र किया, इट इज कंसर्न विद द ग्रेजुअल चेंज ऑफ समथिंग ट्रांसफर और इनहेरिटेड इन नेक्स्ट जनरेशंस, लाइक द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ फॉर मैन, प्लांट्स। इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के लिए हम यूज करते हैं टर्म ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अब ये सोचने वाली बात है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। देखिए, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब ये है कि तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये डेवलप होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ज़्यादा लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप यकीनन बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच इज़ द सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, जो मेन बुनियाद है, महवर ज़िंदगी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या लिविंग सेल का, वो है डीएनए। और शायद आप जानते हो ये भी कि हमारी दुनिया में जब हाइड्रोथर्मल वेंट्स बने थे, यानी ज़मीन के अंदर जब गर्म पानी के उबलते हुए चश्मे मौजूद थे, सबसे पहले वो डेवलप हुए, तो उनके अंदर जो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट हुई उसका नाम था डीएनए। तो अब डीएनए एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको हम चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट ईयर के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में स्टडी भी करते हैं। तो डीएनए एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है बिकॉज इट कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक एलिमेंट्स। इट्स अ मैक्रोमॉलिक्यूल। डीएनए कंटेन जीन्स, और इन जीन्स की मदद से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमिन होती है या उनका तयन होता है। तो इस वजह से एवोल्यूशन के प्रोसेस को हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। आइए मज़ीद देखते हैं क्या बात हुई एवोल्यूशन के हवाले से। एवोल्यूशन कैन बी, एक स्टेटमेंट ये भी है, डेवलपमेंट ऑफ एंटिटी इन द कोर्स ऑफ टाइम थ्रू ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टेट। अभी जो पहली बात है डेवलपमेंट ऑफ एंटिटी, एंटिटी का मतलब
ऑर्गेनिज्म, कोई स्पीशी या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ स्पीशीज हो सकता है। और ये जो डेवलपमेंटल चेंजेस हुई हैं उनमें, ये फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हुई। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल वाला डेवलप हुआ, जैसे कि बैक्टीरिया आपने देखा जिनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स के अंदर डेवलप हुई, और उसकी बुनियाद पे मेटाजोअन्स और यूमेटाजोअन्स हमारा ये ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए। तो जैसे जैसे एक सेल से दूसरे से तीसरे बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल कोई ऑर्गेनिज्म का जिस्म डेवलप होता है तो वो मोर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाता है, क्योंकि जाहिर है उसमें सिस्टम मौजूद है, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं। पहले एक सिंगल सेल था, वो बहुत सारे काम किया करता था, मिसाल के तौर पर रेस्पिरेशन भी करना है उसने रिप्रोडक्शन भी करना है, उसके अंदर मूवमेंट भी करना है, उसने डाइजेशन का काम भी करना है, एक सिंगल सेल। लेकिन जैसे जैसे ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हुई तो लिहाजा यहाँ पर सिस्टम्स डेवलप हुए, अब ये काम डिवाइड हो गए, तो यानी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हुई और ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप हो गए। इसी तरह से एक और स्टेटमेंट बहुत बाद में आया क्योंकि जिमरमैन का, जो कि एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आई, उसको देखते हैं। जिमरमैन ने डिफाइन किया एवोल्यूशन कंसिडर्ड एज डिसेंट फ्रॉम विद मॉडिफिकेशन, यानी एक जुमले में पूरी के पूरी, जैसे कि हम कहते हैं ना समंदर को कूजे में बंद कर देना, इन्होंने ये बात कही कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई होता जाता है उसकी मॉडिफिकेशन ये तय करती है कि उसके अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस प्रोसीड हो रहा है। और ये याद रखिएगा कि एवोल्यूशन में होने वाली तब्दीलियां किसी ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल होना चाहिए। एवोल्यूशन अगर फेवरेबल चेंजेस वाला नहीं है तो फिर तो डेफिशिएंसीज और वो पॉपुलेशन के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट डेवलप करेगा। और एवोल्यूशन के प्रोसेस में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, अब तक की तमाम डिस्कशन से हम ये देखते हैं। नंबर वन, इट ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट, एंड सेकेंडली these favorable changes must be inherited into their offsprings for their better survival. ठीक है जी, तो आइए देखते हैं। Evolution is a transformation of the form and mode of existence of an organism in such a manner that the descendants differ from their ancestors. तो वही बात है कि डिसेंडेंट्स कहते हैं हम उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होंगे क्योंकि वो नए कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट कर चुके हैं। अच्छा जी, तो अब इन तमाम डेफिनेशंस को या तमाम डिस्कशन को सामने रखते हुए हम एवोल्यूशन के बारे में एक आसान अल्फाज में क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं कि एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस in which external environmental changes causes changes in organism for the better survival and changes must be inherited into their offspring. तो ये तो बात हो गई एवोल्यूशन की। अब एवोल्यूशन के प्रोसेस में हमें कैसे पता चलेगा कि ये एवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसके लिए कोई ना कोई तो ऐसी एविडेंस होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी बात या एग्जाम्पल हमारे सामने होना चाहिए कि जिसके ज़रिए से हम ये समझ सकें कि एवोल्यूशन का प्रोसेस वाकई होता है और ये हमें कैसे पता चला। बायो के अंदर फॉसिल्स का नाम आपने सुना होगा। फॉसिल्स कहते हैं रिमेन्स ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स, और ये फॉसिल्स जो होते हैं बेसिकली ज़मीन से खुदाई करके उसकी डिगिंग करके एनिमल्स की बोन्स या उनके सॉफ्ट इंप्रेशंस को स्टडी किया जाता है और उसके बाद बताया जाता है कि भाई ये इस ज़माने या अहद से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल की या प्लांट
के स्ट्रक्चर से। तो ऐसे ही फॉसिल्स के रिकॉर्ड्स को देखते हुए एग्जाम्पल कुछ मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि एवोल्यूशन का प्रोसेस कैसे होता है। मुख्तसरन एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि ये देखें आप, ये एनिमल, आप हैरान होंगे कि ये अर्लीस्ट हॉर्स की एक शक्ल है। घोड़ा पहले इस तरह की शक्ल में हुआ करता था और ये जो हॉर्स है इसका नाम था यूरेटोथीरियम। फिर इसके बाद क्या हुआ, अब इसका साइज जो था वो एक छोटे डॉग की तरह का साइज था। इसके अंदर आप देख लें इसके हूफ भी ऐसे नहीं है, डिवाइडेड है, जैसे कि आज के हॉर्सेस के हूफ नजर आते हैं खुर, उस तरह के नहीं है। और जिस तरह के यहाँ पे डिजिट्स आपको इनके हूफ में नजर आ रही है। मोरओवर इनके माउथ के अंदर टीथ की ऑर्गेनाइजेशन या डायस्टमा भी उस वक्त मौजूद नहीं था, जो स्पेस की कैविटी कहलाती है, डायस्टमा कहते हैं, कैनाइन्स की जगह पे होती है, वो चीज़ उनमें मौजूद नहीं थी, लेकिन बाद में डेवलप हुआ। ये यूरेटोथीरियम है। उसके बाद फॉसिल्स के रिकॉर्ड से देखा तो ये एनिमल हमें शक्ल में नजर आया, एक डिस्कवर हुआ, इसका नाम, फिर ये हॉर्स की मॉडिफाइड फॉर्म थी। फिर उसके कुछ अरसे के सालों के बाद यानी सदियों के बाद ये हॉर्स, फिर उसके बाद ये, और देन फाइनली आज के दौर में इस तरह का हॉर्स आपको नजर आता है। और ये तमाम की तमाम स्टेट जो आपको नजर आ रही हैं ये फॉसिल्स के रिकॉर्ड से हमने निकाली और उसके बाद इनकी हिस्ट्री को बाकायदा एक दूसरे से लिंक अप किया और यहाँ आज हॉर्स के आज की फॉर्म तक हम पहुँचे हैं। एनिमल्स के अंदर ही सिर्फ ये प्रोसेस नहीं, बल्कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंसानों के अंदर भी कुछ इस तरह का हमें प्रोसेस नजर आता है। अब आप देखो, यकीनन ये देख के आप, ऐसा नहीं कि आप डिप्रेशन के शिकार हो गए हो कि हम ऐसे थे पहले, हो सकता है ऐसी बात भी हुई हो, लेकिन इंसान बज़ाहिर इंसान ही था। ऐसा नहीं था कि उसके दो की जगह चार हाथ, दो की जगह चार टांगें, नाक दो हो, कान चार हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन क्या है, सिविलाइजेशन है। जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की और सिविलाइज होता गया, ये एक प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है, वैसे वैसे वो जदीद दौर के मुताबिक अपने आप को ढालने में कामयाब हो सके। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एवोल्यूशन का प्रोसेस ऑर्गेनिक लेवल पर ही प्रोसीड करे, बल्कि ये प्रोसेस नॉन मटीरियल भी हो सकता है और ये प्रोसेस सिविलाइजेशन से मुताल्लिक भी हो सकता है। तो सिंपल इज दैट एवोल्यूशन ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म और देयर सराउंडिंग। अच्छा जी, अब आते हैं कुछ एवोल्यूशन की थ्योरीज को। एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो एक कंट्राडिक्टरी प्रोसेस रहा है लोगों के जहनों में। इसके बारे में मुख्तलिफ बातें आती रही हैं, लोगों ने इनके ऊपर एतराज़ात भी किए और बहुत सख्त ऑपोजिशन भी की कि भाई माना ही नहीं शुरू में एवोल्यूशन के नज़रियात को, क्योंकि एवोल्यूशन बहुत पुराने वक्तों से चला आ रहे नज़रियात इनके। काफ़ी लोगों ने, सिर्फ हम तो डार्विन और लमार्क को ही जानते हैं, लेकिन इसके अलावा तकरीबन 200 के करीब ऐसे और भी, या शायद मे भी इससे भी ज़्यादा हो, लोग मौजूद हैं जिनके अंदर, जिन्होंने एवोल्यूशन के नज़रियात को पेश किया था। जैसे बुफोन है, या डार्विन के जो दादा परदादा इरास्मस डार्विन, वो भी एवोल्यूशन के बड़े मुतक़िद थे और उन्होंने भी एवोल्यूशन के नज़रियात को पेश किया, लेकिन उनको इतनी पजीराई नहीं मिल सकी। एवोल्यूशन के जो कंट्राडिक्टरी यानी कंट्राडिक्शन सबसे ज़्यादा सामने आई, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक स्कूल ऑफ थॉट वहाँ से आई, जिसमें मजहबी रुझान रखने वाले लोग ज़्यादा थे और उन्होंने इस लिहाज से, उनमें एक बहुत लीडिंग नाम है फादर सुआरेज का। ये फादर सुआरेज एक स्पेनिश प्रीस्ट थे और इन्होंने एक थ्योरी पेश की। उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ डिवाइन क्रिएशन या थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस थ्योरी के मुताबिक ये फादर सुआरेज, इन्होंने ये कहा कि जनाब एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है ये कोई प्रोसेस नहीं है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और ये प्रोसेस बिल्कुल गलत और 180 डिग्री के ऊपर जब हम कहते हैं ना कि एवोल्यूशन के प्रोसेस
की बिल्कुल मुखालिफत करी और सख्ती के साथ कि दुनिया में जो एनिमल या प्लांट्स कुदरत ने, नेचर ने, अल्लाह ताला ने बनाए वो आज जिस शक्ल में मौजूद हैं वो वैसे ही रहे, उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। और इसकी बातों को एंडोर्स किया एक और साहब थे, उनका नाम था कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस साहब ने थ्योरी ऑफ डिवाइन क्रिएशन को बिल्कुल सपोर्ट किया। हालांकि ये खुद एक बहुत बड़ा नाम है साइंटिफिक डिस्कवरीज में और नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म में। अगर आप हाई क्लास में देखें तो हर साइंटिफिक या बहुत सारे साइंटिफिक नाम के आगे आपको लिखा हुआ नजर आएगा लीनियस या एल डॉट करके, तो बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इन्होंने इनकी इस थ्योरी को एंडोर्स किया और कहा कि ऐसा मुमकिन है और बिल्कुल जैसा फादर सोरेस कह रहे हैं वैसे ही हुआ है। तो इनकी थ्योरी के मुताबिक क्या पोस्टुलेट है, इंपॉर्टेंट या स्टेटमेंट क्या है थ्योरी ऑफ डिवाइन क्रिएशन का, कि गॉड हैज क्रिएटेड ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड नो चेंज हैज अकर्ड since their creation. Each species is fixed and immutable, propagating its own kind by reproduction. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बातें हमने डिस्कस की और होपफुली एवोल्यूशन की जो बेसिस हैं, चंद बुनियादी बातें तो आपकी समझ में आ गई होंगी। इसके बाद थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।